नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VCS अकेडमी पर। और आज के इस वीडियो में हम नीट और IIT से रिलेटेड वीडियो लेकर आए हैं। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे गुरुत्वीय त्वरण के बारे में, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में। विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम गुरुत्वीय त्वरण के बारे में संपूर्ण चर्चा करने वाले हैं कि गुरुत्वीय त्वरण होता क्या है। इससे रिलेटेड हम सूत्र देखेंगे, साथ में गुरुत्वीय त्वरण किन कारकों पर निर्भर करता है और किन कारकों पर निर्भर नहीं करता। पृथ्वी के ऊपर जो एक्सेलरेशन होता है उसकी वैल्यू क्या होगी ये हम देखेंगे, और गुरुत्वीय त्वरण किन कारकों से प्रभावित होता है उनको एक एक करके समझेंगे। ऊंचाई के साथ में, गहराई के साथ में, घूर्णन गति के कारण से, साथ में हम देखेंगे पृथ्वी के आकार के कारण से गुरुत्वीय त्वरण में किस प्रकार से परिवर्तन आता है। अंत में हम इन सभी बिंदुओं पर आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखने वाले हैं, कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो ये जो वीडियो है वो गुरुत्वीय त्वरण से रिलेटेड वीडियो होगा, काफी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन पे दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं जो नीट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स को बता दूं कि आपको NCERT की जो पाठ्य पुस्तक है उनको प्रेफर करना है। जितने भी एग्जाम्पल हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, उनको सोल्व करना है। और हम प्रयास करेंगे कि NCERT की जो पाठ्य पुस्तक है उनके सभी एग्जाम्पल्स और जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं वो आपके लिए जल्द ही लेकर आएंगे, सीक्वेंस वाइज लेकर आएंगे। तो विद्यार्थियों, चाहे देखिए एक चीज, मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुन लीजिए कि NCERT की जो पाठ्य पुस्तक है उसमें कई एग्जाम्पल, कई क्वेश्चन हम ये देखते हैं कि काफी बड़े लगते हैं, लेकिन आपको फिर भी उनको सोल्व करना है, समझते हुए सोल्व करना है। उनमें जो कॉन्सेप्ट लग रहा है क्वेश्चन में, उस कॉन्सेप्ट को आपको अच्छे से समझना है। यदि वो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया क्वेश्चन का, तो आप उन पर आधारित जो क्वेश्चन है वही नीट की एग्जाम में पाने वाले हैं। तो आपको जो NCERT की बुक्स है उसमें लाइन टू लाइन तो पढ़ना ही है, साथ में सभी एग्जाम्पल, सभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन सोल्व करने हैं, चाहे वो कितना भी बड़ा हो, चाहे वो कितना भी छोटा हो। आप ऐसा देखकर इग्नोर नहीं करना है कि ये तो इसका आंसर बहुत बड़ा है, ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, या इसकी कैलकुलेशन बहुत टफ है, ऐसा करके छोड़ना नहीं है। आपको उस क्वेश्चन को समझना है, चाहे वो कितना ही बड़ा हो, चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो, समझ में आना आवश्यक है। यदि समझ में आ गया तो उन पर आधारित ही क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। 100% क्वेश्चन आपको NCERT की पाठ्य पुस्तक में से मिलने वाले हैं। तो NCERT की पाठ्य पुस्तकों को आपको प्रेफर करना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। ओके, चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे गुरुत्वीय त्वरण होता क्या है। देखिए, बात करता हूं मैं त्वरण, एक्सेलरेशन क्या चीज है, तो ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं और आप जानते भी हैं कि किसी पिंड के वेग में जो परिवर्तन होता है उस परिवर्तन को ही हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। कि पिंड के वेग में परिवर्तन की जो दर होती है उसी को ही क्या कहा जाता है, त्वरण कहा जाता है। यहां पर बात आती है गुरुत्वीय त्वरण की। तो देखिए, गुरुत्वीय त्वरण का मतलब है गुरुत्व के कारण से पिंड के वेग में जो परिवर्तन आता है उसको हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। ये गुरुत्व क्या चीज है, तो देखिए गुरुत्व है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण से जो गुरुत्व एक प्रकार का क्या है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल ही है। तो पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसी को हम क्या कह रहे हैं, गुरुत्व कह रहे हैं। और उसको यहां पर हम कह रहे हैं ग्रेविटी। यहां पर क्या कहा जा रहा है, ग्रेविटी। तो ये जो ग्रेविटी है इसकी वजह से जो पिंड की वेलोसिटी में परिवर्तन होता है उसी को हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहते हैं। ओके, गुरुत्वीय त्वरण क्या है, पृथ्वी के गुरुत्वीय प्रभाव के कारण से, गुरुत्वीय आकर्षण के कारण से पिंड के वेग में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है, गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। ओके, तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण से जो एक्सेलरेशन क्रिएट होता है उसी को ही हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण कहा जाता है। ओके, चलिए डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर इससे रिलेटेड फॉर्मूला हम यहां पर देखेंगे। सबसे पहले मैं यहां पर बात करता हूं गुरुत्व क्या चीज है। गुरुत्व, तो देखिए विद्यार्थियों, गुरुत्व क्या है कि
पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल होता है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वही क्या है? गुरुत्व है। फिर मैं बात करता हूं गुरुत्वीय त्वरण की। तो गुरुत्व के कारण से पिंड के वेग में होने वाला परिवर्तन गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। गुरुत्व के कारण, गुरुत्व के कारण पिंड के वेग में होने वाला परिवर्तन, वेग में होने वाला परिवर्तन गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। ओके, गुरुत्वीय त्वरण को हम स्मॉल जी से प्रदर्शित करेंगे। किससे लिखा जाएगा? स्मॉल जी से पुट किया जाएगा। देखिए यहां पर मैं ये ले लेता हूं कि ये हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी की जो रेडियस है वो कैपिटल आर है। विद्यार्थियों, पृथ्वी से जुड़े हुए कुछ आंकड़े मैं आपके सामने रख देता हूं कि पृथ्वी की त्रिज्या को हम कैपिटल आर से पुट करेंगे और पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो हम 6400 किलोमीटर लेकर कितनी लेकर चलते हैं? 6400 किलोमीटर लेकर चलते हैं। इसे हम 6.4 इंटू 10⁶ मीटर भी पुट कर सकते हैं। ओके, पृथ्वी के द्रव्यमान को हम कैपिटल एम से लिखेंगे। कैपिटल एम क्या है? पृथ्वी का द्रव्यमान। और पृथ्वी का जो द्रव्यमान है कैपिटल एम वो होता है 5.98 इंटू 10⁻24 किलोग्राम। और कैलकुलेशन में कई बार हम क्या कर देते हैं, लगभग 6 × 10⁻24 किलोग्राम लेकर चलते हैं विद्यार्थियों। तो ये कैपिटल एम है, कैपिटल आर है। कैपिटल आर का मान इससे थोड़ा सा कम होता है। पृथ्वी का आकार बिल्कुल गोल नहीं होता, लेकिन जब भी हम यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण की बात करेंगे या कैलकुलेशन जब करते हैं तो इसे हम गोलाकार मानकर ही करेंगे। ओके, अब मैं यहां पर कंसीडर कर लेता हूं कि हमारे पास में ये तो पृथ्वी है, कैपिटल एम द्रव्यमान है और इसके पृष्ठ के ऊपर हमने एक स्मॉल एम द्रव्यमान की वस्तु रखी है। तो पृथ्वी के केंद्र से इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है? इसकी त्रिज्या के बराबर है, कैपिटल आर के इक्वल है। ओके, अब मैं यहां पर चर्चा करूंगा स्मॉल एम और कैपिटल एम के मध्य लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में, जो हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण बल के नियम की सहायता से हमने एम गुरुत्वाकर्षण बल ज्ञात किया था। तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? न्यूटन के सार्वत्रिक नियम की सहायता से। देखिए न्यूटन का सार्वत्रिक नियम क्या था? दो पिंड m1 m2 यदि स्मॉल r दूरी पर स्थित होते हैं तो दोनों पिंडों के मध्य लगने वाला जो गुरुत्वीय बल है वो कैपिटल G m1 m2 अपॉन r² के इक्वल था, जहां कैपिटल G गुरुत्वीय नियतांक कहलाता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर उसकी वैल्यू होती है। तो विद्यार्थी ये हमने लास्ट वीडियो में ही देख लिया था। तो यहां पर गुरुत्वाकर्षण बल देखिए क्या होगा? स्मॉल एम और कैपिटल एम के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल कैपिटल एफ बराबर कैपिटल जी, m1 की वैल्यू है कैपिटल एम, m2 की वैल्यू है स्मॉल एम और दोनों के बीच की डिस्टेंस का वर्ग। तो ये आ गया हमारे पास में एफ बराबर कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई r²। ओके, अब मैं यहां पर इस पिंड पर लगने वाले बल को देखिए, किसी भी बल को हम m इंटू ए की फॉर्म में पुट कर सकते हैं, F बराबर ma। तो यहां पर ए के स्थान पर जो एक्सेलरेशन है वो g है, तो जो एक्सेलरेशन है वो g है, तो यहां पर लगने वाला जो बल है उसको हम mg से भी पुट कर सकते हैं। ओके, क्योंकि हम क्या जानते हैं F बराबर क्या होता है ma और यहां पर जो एक्सेलरेशन है वो क्या है mg।
तो इन दोनों को यदि मैं कंपेयर करूं, दोनों को इक्वल यदि हम पुट कर दें तो एम जी बराबर क्या आ गया, कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर स्क्वायर। तो यहां से स्मॉल एम कैंसिल हो जाएगा, जी बराबर क्या आ गया, कैपिटल जी कैपिटल एम बाई आर स्क्वायर। ये आ गया है गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी, जो कि किसके इक्वल है, कैपिटल जी कैपिटल एम बाई आर स्क्वायर के तुल्य है, इक्वल है। तो गुरुत्वीय त्वरण का फॉर्मूला पृथ्वी की सतह के ऊपर गुरुत्वीय त्वरण कितना होगा, कैपिटल जी कैपिटल एम बट्टे में आर स्क्वायर के इक्वल होगा। ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। ओके, इसे हम दूसरी फॉर्म में भी पुट कर सकते हैं कि जो द्रव्यमान है उसको हम आयतन इंटू घनत्व के पदों में पुट कर सकते हैं। देन यहां पर ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान दीजिएगा, द्रव्यमान बराबर हम क्या लिख सकते हैं, आयतन इंटू घनत्व है। तो आयतन पृथ्वी को गोला माने तो 4/3 पाई आर क्यूब इंटू में रो। तो हम द्रव्यमान के स्थान पर इस तरीके से पुट कर सकते हैं। तो देखिए ये वाला फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कैपिटल जी बट्टे में आर स्क्वायर इंटू में कैपिटल एम के स्थान पर हम क्या पुट कर देंगे, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब इंटू रो, ये पुट कर सकते हैं। देन हमें क्या मिल जाएगा, यहां से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, जी हमें देखिए क्या प्राप्त हो रहा है, स्मॉल जी का ये वाला फॉर्मूला प्राप्त हो रहा है, 4/3 पाई कैपिटल जी, ये तो कांस्टेंट है, 4/3 पाई जी ये कांस्टेंट है। फिर देखिए रो इंटू में आर, रो इंटू में आर। यहां से देखिए जी का जो मान है वो किन राशियों पर डिपेंड करता है, किन राशियों पर निर्भर नहीं करता। दोनों चीजें देख लेते हैं। देखिए मैं यहां पर आपके सामने पुट ही कर दूंगा। देखिए जी का मान किन राशियों पर डिपेंड करता है, तो जी का मान है एक तो जिस पिंड पर, जिस ग्रह पर आप खड़े हैं उस ग्रह के द्रव्यमान पर डिपेंड करेगा, उसकी त्रिज्या पर डिपेंड करेगा, घनत्व के ऊपर डिपेंड करेगा। तो जी का मान किस पर डिपेंड कर रहा है, ग्रह के द्रव्यमान, यहां पर कैपिटल एम हो गया, कैपिटल एम कोमा त्रिज्या। तो ये फॉर्मूलों से देखते जाइए आप, देखिए यहां पर कैपिटल एम और आर दोनों है, इन पर डिपेंड कर रहा है। यदि ये वाला फॉर्मूला है तो रो पर भी डिपेंड करता है, घनत्व रो पर निर्भर करता है। ओके, इन राशियों के ऊपर डिपेंड करेगा, जबकि किन राशियों पर डिपेंड नहीं करता। देखिए ध्यान दीजिए, पिंड के द्रव्यमान, पिंड के खुद के द्रव्यमान पर डिपेंड नहीं करता स्मॉल एम पर, उसकी त्रिज्या खुद की त्रिज्या पर डिपेंड नहीं करता। यदि ये जो दूसरा वाला जो पिंड है इसकी रेडियस यदि हम स्मॉल आर कंसीडर कर लें तो उसकी खुद की त्रिज्या पर डिपेंड नहीं करता, उसके घनत्व पर निर्भर नहीं करता है। इन दोनों ही स्टेटमेंट को आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे। जैसे यहां पर पृथ्वी की सतह पर 5 किलोग्राम का जो पिंड है उसके ऊपर लगने वाला गुरुत्वीय त्वरण और 10 किलोग्राम के पिंड पर लगने वाला गुरुत्वीय त्वरण समान होता है, क्योंकि पिंड के द्रव्यमान पर गुरुत्वीय त्वरण डिपेंड नहीं करता। ओके, जैसे मान लीजिए आपको ये कहा जाए कि एक पिंड है जिसका द्रव्यमान 5 किलोग्राम है, उस पर जो गुरुत्वीय त्वरण लगता है वो 9.8 लगता है। कितना लग रहा है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 10 किलोग्राम के पिंड पर कितना लगेगा, द्रव्यमान को दोगुना कर दिया तो गुरुत्वीय त्वरण कितना हो जाएगा। तो देखिए गुरुत्वीय त्वरण के ऊपर कौन इफेक्ट डाल रहा है, ग्रह का द्रव्यमान डाल रहा है। पिंड का द्रव्यमान आप यदि दुगुना कर रहे हैं तो गुरुत्वीय त्वरण पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, गुरुत्वीय त्वरण 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही रहने वाला है। ओके, फिर मैं आगे बढ़ता हूं कि भाई पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण होता कितना है, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना है।
पृथ्वी की सतह पर ही हम ज्ञात कर रहे हैं, पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी की सतह पर। ओके, तो पृथ्वी की सतह के ऊपर जी का जो मान है, फॉर्मूला है, वो ये है, जी का फॉर्मूला ये है। इन सब की वैल्यू पुट कर दे, 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये है मास ऑफ अर्थ 5.98 इंटू 10⁻+24 अपॉन 6.4 इंटू 10⁻6 का होल स्क्वायर। और जब यहां से आप कैलकुलेट करेंगे तो हमें देखिए क्या मिलने वाला है, जी का मान हमें प्राप्त होने वाला है, गुरुत्व त्वरण का मान पृथ्वी की सतह पर हमें मिलने वाला है, जो कि कितना प्राप्त होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर प्राप्त होता है। और विद्यार्थी ये बार बार यूज में आएगा, इसे आप दिमाग में फिट बैठा लीजिए। विद्यार्थियों, यदि सीजीएस पद्धति की मैं बात करूं तो यहां पर मीटर के स्थान पर सेंटीमीटर आ जाएगा और 981 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। जी की वैल्यू कितनी होती है, जी बराबर 981 सेमी पर सेकंड स्क्वायर। ये सीजीएस पद्धति में है। ओके, मैं बात करूं एफपीएस पद्धति में तो 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर। ये है एफपीएस पद्धति में। कौन सी पद्धति में, एफपीएस पद्धति में। ओके, तो सीजीएस पद्धति में 981 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, एफपीएस पद्धति में 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर, और एसआई पद्धति के अंदर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जी का मान होता है, पृथ्वी की सतह पर है। ओके, लेकिन कुछ कारकों से इस जी का मान प्रभावित हो सकता है कि हम यदि पृथ्वी की सतह से ऊपर जाए या पृथ्वी की सतह से हम गहराई पर जाए तो इस जी का मान चेंज हो जाता है। इसके साथ में पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण से भी जी का मान प्रभावित होता है। और विद्यार्थी, पृथ्वी को हम गोला मानते हैं, बट पृथ्वी गोला नहीं होती, ये अंडाकार होती है। और उस अंडाकार आकृति के कारण से भी पृथ्वी के पृष्ठ पर इस स्मॉल जी का मान एक समान नहीं रहता। हम एक एक करके सभी कारकों के कारण से जी के मान में परिवर्तन समझने वाले हैं। चलिए मैं एक बार इन सबको यहाँ से हटा देता हूँ, एक एक करके हम इन सब की कारण से जी के मान में होने वाले परिवर्तन को समझ लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं पृथ्वी के आकार के कारण से जी के मान में परिवर्तन। सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, पृथ्वी के आकार के कारण, आकार के कारण जी में परिवर्तन। गुरुत्व त्वरण में क्या परिवर्तन आ जाता है। देखिए, पृथ्वी को हम गोला मानकर अध्ययन करते हैं, बट वास्तव में पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो एक समान नहीं है। पृथ्वी अंडाकार रूप में है और जिसकी जो भूमध्य त्रिज्या है वो ध्रुवीय त्रिज्या से 21 किलोमीटर बड़ी है। तो दोनों में डिफरेंस है। तो देखिए, पृथ्वी का जो आकार है वो किस टाइप का है, वो देखिए ऐसा आकार है। ओके, तो ये इस अक्ष के रेस्पेक्ट ये घूर्णन गति कर रही है और ये इसकी भूमध्य अक्ष है। इस डायरेक्शन में जो रेडियस है वो है आर पी और इस डायरेक्शन में जो रेडियस है वो है आर ई। ठीक है, ये जो आर ई है वो बड़ी है आर पी से। यदि आप बात करें इन दोनों के बीच में तो ये 21 किलोमीटर बड़ी है। आर पी के अंदर जब आप 21 किलोमीटर जोड़ेंगे तब आर ई प्राप्त होगी। भूमध्य त्रिज्या ध्रुवीय त्रिज्या से 21 किलोमीटर बड़ी होती है। तो गुरुत्व त्वरण भी क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा। देख लेते हैं यहां पर गुरुत्व त्वरण। देखिए विद्यार्थियों, जीपी ध्रुवों पर गुरुत्व त्वरण, यहां पर गुरुत्व त्वरण कितना होगा, कैपिटल जी कैपिटल एम बट्टे में आर पी का स्क्वायर। साथ में ही हम देखेंगे जी ई।
भूमध्य रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण, तो कैपिटल जी कैपिटल एम बट्टे में आर ई का स्क्वायर, ये हमें मिल चुका है। बात करते हैं यहां पर, देखिए इसमें त्रिज्या ये छोटी है, गुरुत्वीय त्वरण ये बड़ा होगा। ओके, तो मैं यहां पर जीपी अपॉन जीई इन दोनों का रेशियो ज्ञात करूं तो जी एम बाई आर पी स्क्वायर इंटू क्या आ गया हमारे पास में कैपिटल जी का मान में पुट कर रहा हूं बट्टे में, ये यहां पर आर ई का स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो आर ई स्क्वायर बट्टे में आर पी स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास में। यहां पर आप देखेंगे कि जो आर ई है वो बड़ा है तो इसका स्क्वायर भी क्या होगा, बड़ा होगा। स्क्वायर भी क्या होने वाला है, बड़ा ही होने वाला है। तो हमें क्या मिल जाएगा, आर ई बड़ा आर पी छोटा, तो यहां से जीपी है वो बड़ा होता है जीई से। ओके, इसका मतलब है कि आप यदि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जा रहे हैं तो जी के मान में वृद्धि होती है। इस स्टेटमेंट को ध्यान में रखें। आ गई बात समझ में? आप कहां से कहां जा रहे हैं, ध्रुवों से यदि भूमध्य रेखा पर आएंगे तो जी के मान में कमी, और भूमध्य रेखा से ध्रुवों पर जाएंगे तो जी के मान में वृद्धि होगी। ओके, क्लियर हो जाना चाहिए। देखिए विद्यार्थियों कितना डिफरेंस आ जाता है। जीपी है वो जीई से 0.018 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ज्यादा होता है, तो ये दोनों में डिफरेंस है विद्यार्थियों। ओके, तो यहां तक आपको समझ में आ जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए। अब मैं दूसरा बिंदु लेता हूं कि पृथ्वी की सतह से ऊंचाई के साथ में जी के मान में परिवर्तन। चलिए देख लेते हैं। दूसरा बिंदु हम देख रहे हैं पृथ्वी की सतह से ऊंचाई के साथ जी में परिवर्तन, जी के मान में किस तरीके से परिवर्तन आता है ये हम ज्ञात कर रहे हैं। ओके, मैं यहां से एक डायग्राम आपके सामने रखने वाला हूं। ये हमारे पास में अपनी पृथ्वी है। ओके, ये पृथ्वी की रेडियस है कैपिटल आर, और इसकी सतह से एच ऊंचाई पर कोई पॉइंट पी है जिस पर स्मॉल एम द्रव्यमान रखा हुआ है। यहां से इसकी ऊंचाई कितनी है, एच, यहां से इसकी जो डिस्टेंस है वो है आर। ये क्या है, पृथ्वी, जिसका द्रव्यमान कितना है, कैपिटल एम। ओके, तो ये डायग्राम आपको समझ में आ जाना चाहिए। ओके, चलिए मैं यहां पर बात करूंगा कि जी के साथ ऊंचाई के साथ में जी के मान में किस तरीके से परिवर्तन आता है, इसकी हम चर्चा कर लेते हैं। पृथ्वी की सतह पर जी का मान क्या होता है, कैपिटल जी कैपिटल एम बाई आर स्क्वायर, यही होता है। ओके, कैपिटल जी कैपिटल एम बाई आर स्क्वायर होता है। अब मैं यहां पर बात करता हूं कि एच ऊंचाई पर जी का मान, एच ऊंचाई पर जी का मान है, उसको हम जी एच से पुट कर देते हैं। जी एच का मतलब क्या है, एच ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण। ओके, तो ये यहां से क्या हो जाएगा, कैपिटल जी कैपिटल एम बट्टे में ये जो आर है, सतह के ऊपर तो रेडियस, दोनों पिंडों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कैपिटल आर रहती है, और एच ऊंचाई पर जो डिस्टेंस है वो क्या रह जाएगी, आर प्लस एच रह जाएगी। तो आर प्लस एच का होल स्क्वायर हो जाएगा, आर प्लस एच का होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके, फिर देखिए मैं यदि इन दोनों को कंपेयर करूं, इसको देता हूं मैं इक्वेशन नंबर 1, इसको देता हूं इक्वेशन नंबर 2, तो यहां से जी एच अपॉन में जी बराबर क्या आ जाएगा, जी एच तो कैपिटल जी कैपिटल एम बट्टे में
आर प्लस एच का होल स्क्वायर इनटू में भाग लगाएंगे इसका कैपिटल जी कैपिटल एम बट्टे में आर स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास में आर स्क्वायर बट्टे में आर प्लस एच का होल स्क्वायर आ गया। ओके, इसे हम क्या पुट कर सकते हैं, देखिए इसे क्या लिखा जा सकता है। जी एच बराबर जी एच इक्वल टू हम लिख सकते हैं जी आर स्क्वायर बट्टे में आर स्क्वायर में यहां से आर कॉमन ले लेता हूं। यहां से क्या कॉमन ले लिया मैंने, आर कॉमन ले लिया। तो आर कॉमन लूंगा तो यहां पर 1 प्लस एच बाई आर, तो आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर। ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा और एच ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण के पदों में इस प्रकार से हमें प्राप्त हो जाएगा। ओके, तो ये वाला फॉर्मूला है कि एच ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण कितना हो जाता है, जी बट्टे में 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, तो गुरुत्वीय त्वरण ऊंचाई के साथ में क्या हो जाता है, घट जाता है। तो इसको दिमाग में फिट बिठा लीजिए कि ऊंचाई के साथ में जी के मान में कमी आती है। ऊंचाई के साथ में जी के मान में क्या आएगी, कमी, ठीक है। और अनंत पर जी का मान कितना हो जाएगा, शून्य, क्योंकि यदि यहां पर अनंत पुट कर दिया तो इसका मान कितना हो जाएगा, शून्य हो जाना है। ओके, चलिए, जब एच का मान बहुत छोटा हो, एच की वैल्यू क्या हो, काफी छोटी हो, तब इस फॉर्मूले को हम दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए क्या कर सकते हैं, यदि एच वेरी वेरी लेस देन आर, तो हम इसे तो देखो क्या लिख सकते हैं। पहले तो मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूं दूसरी फॉर्म में, देखेंगे समझेंगे आप। यहां पर ये वाला फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं, जी इंटू में 1 प्लस एच बाई आर का घात -2, और इसे हम क्या लिख सकते हैं, देखिए द्विपद प्रमेय से विस्तार करेंगे। द्विपद प्रमेय से विस्तार करेंगे तो पहला पद क्या आ जाएगा, 1 प्लस एन एक्स, तो 1 यहां पर प्लस एन का मान है -2, तो -2 एच बट्टे में आर, और फिर देखो एन इंटू एन -1 एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, ऐसे चलता जाएगा। तो आगे की जो घातें हैं उनको हम नगण्य मानकर छोड़ देंगे, क्योंकि एच बाई आर वैसे ही छोटा है। एच बाई आर है वो वेरी वेरी लेस देन 1 है, एक से काफी छोटा है, तो उच्च घातों को हम नगण्य मानकर छोड़ देंगे। ये हम एक घात यहां पर लेकर चलेंगे। तो विद्यार्थियों, ये हमारे पास में जी एच का फॉर्मूला आ गया है, जो कि जी इंटू में 1 प्लस 1 माइनस 2h बाई आर प्राप्त हो जाता है। ये फॉर्मूला केवल और केवल आपको तब अप्लाई करना है जब एच का मान आपको बहुत कम दे रखा हो। 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 500 मीटर, 700 मीटर, 5, 10, 20 किलोमीटर हो, तब तक तो आपको क्या करना है, एच का ये वाला फॉर्मूला यूज में लेना है। और आपको यदि ये कहा जाए कि पृथ्वी की सतह से आर ऊंचाई पर, मतलब पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर ही आप ऊंचाई ले लेते हैं, तब आपको यही फॉर्मूला यूज में लेना है। आ गई बात समझ में? जब आपको ऊंचाई पृथ्वी की त्रिज्या के पदों में दे रखी हो, तब आपको ये वाला फॉर्मूला यूज में लेना है। कि कई बार ये क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है कि कौन सा फॉर्मूला हम यूज में लें। तो देखिए, एच का मान जब बहुत कम होगा तब ये वाला फॉर्मूला यूज में लेंगे, और एच का मान काफी ज्यादा होगा तब ये वाला फॉर्मूला यूज में लेंगे। और एच का मान बहुत सारे क्वेश्चंस में हम देखेंगे कि कैपिटल आर के पदों में मिलता है, मतलब पृथ्वी की त्रिज्या के पदों में मिलता है। यहां तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब मैं देखिए इसी फॉर्मूले को, ये जो फॉर्मूला हमारे पास में है, इसी फॉर्मूले से कुछ टर्म्स यहां पर आपके सामने निकालने वाला हूं। उन पर आधारित जो क्वेश्चन है वो भी हमें कई बार पूछे जाते हैं। कि ये जो मैं कंडीशन कुछ आपके सामने रख रहा हूं वो है कि एच जब बहुत छोटा हो आर से, यदि एच क्या हो, आर से छोटा हो, तब देखिए
डेल्टा जी, डेल्टा जी, डेल्टा जी कितना आ जाएगा? डेल्टा जी देखिए कितना आ जाएगा? डेल्टा जी का मतलब है जी में परिवर्तन, तो जी माइनस जी एच। जी में परिवर्तन कितना होगा कि भाई गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन, तो गुरुत्वीय त्वरण ऊंचाई के साथ में घटता है, पृथ्वी की सतह पर ज्यादा रहता है, तो पृथ्वी की सतह वाले में से एच ऊंचाई वाला घटा देंगे। तो देखिए यहां से ही देख लीजिए, इसको हम जी एच बराबर जी माइनस में 2GH बट्टे में आर लिख सकते हैं। देन यहां से क्या आ जाएगा? जी एच माइनस में जी, इसको उधर ले जाइए, जी माइनस जी एच इसको इधर ले आइए, तो वो कितना मिलेगा हमें? कितना मिलने वाला है? 2GH/R प्राप्त होने वाला है। ओके, आ गई बात समझ? जी के मान में आपेक्षिक परिवर्तन या भिन्नात्मक परिवर्तन, जी में भिन्नात्मक परिवर्तन, भिन्नात्मक परिवर्तन। तो देखिए भिन्नात्मक परिवर्तन का मतलब हो गया डेल्टा जी बट्टे में जी। इन चीजों को क्लियर कर लें तो ये इसमें जी का भाग लगा देंगे, जो कि कितना हो जाएगा? 2H बट्टे में R हो जाएगा। प्रतिशत परिवर्तन, तो डेल्टा जी अपॉन में जी इंटू में 100%, देन हमें 2H/R इंटू 100% मिल जाएगा। ओके, तो ये सब हमें मिल गया है, प्राप्त हो गया है। तो ये तो हमने देख लिया है कि ऊंचाई के साथ में जी के मान में किस तरीके से परिवर्तन होता है। अब मैं यहां पर चर्चा करता हूं गहराई के साथ में। जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतह से नीचे जाते हैं तो जी के मान में किस तरीके से परिवर्तन आता है, वो अब हम यहां पर देख लेते हैं। सिमिलर तरीके से हमें फॉर्मूला प्राप्त होने वाला है। देखिए क्या होगा? गहराई के साथ, गहराई के साथ जी में परिवर्तन, गहराई के साथ जी के मान में किस तरीके से परिवर्तन आता है वो यहां पर हम देख लेते हैं। इसके लिए हम वही पृथ्वी का डायग्राम लेंगे और जो बिंदु है, जो स्मॉल m द्रव्यमान है, वो पृथ्वी की सतह से d गहराई पर रखने वाले हैं। चलिए देखिए, ये हमारे पास में पृथ्वी है, गोल लेकर चल रहे हैं हम। चलिए समझना है अपन को, ये कैपिटल R इसकी त्रिज्या है और इसकी सतह से d गहराई पर, कितनी गहराई पर? d गहराई पर। चलिए देख लीजिए कि यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो है d। कितनी डिस्टेंस है? d। तो यहां से यहां पर हमने स्मॉल m द्रव्यमान को रखा है। ये जो डिस्टेंस है वो रह गई है r माइनस डी, r माइनस डी। ओके, पृथ्वी की सतह से d गहराई पर g का मान क्या हो जाएगा, गुरुत्वीय त्वरण क्या हो जाएगा, देख लेते हैं। d गहराई से, तो पृथ्वी के केंद्र से स्मॉल m द्रव्यमान की जो डिस्टेंस है वो कितनी रह गई है? कैपिटल R माइनस डी रह गई है। ये हमें प्राप्त हो गई है। चलिए हम इन दोनों के बीच में लगने वाले बल और स्मॉल g की चर्चा करेंगे यहाँ पर। तो देखिए हमें चाहिए द्रव्यमान, हमें क्या चाहिए? द्रव्यमान चाहिए। तो यहाँ से पहले हम इसका घनत्व वाले फॉर्मूले से फाइंड आउट करेंगे। ऐसे सीधा फॉर्मूला भी हमारे को पता है, बट आपको थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ, थोड़ा इजी भी हो जाएगा। देखिए हम इसका घनत्व ज्ञात करेंगे, तो घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बट्टे में आयतन। तो आयतन इसका है 4/3 पाई r क्यूब, यही है। ठीक है, अब मैं यहां पर इस r माइनस डी त्रिज्या वाले गोले का द्रव्यमान, इसका यदि द्रव्यमान में m डैश कह दूं तो r माइनस डी त्रिज्या वाले भाग का द्रव्यमान, वाले भाग का द्रव्यमान। तो देखिए द्रव्यमान बराबर हम क्या पुट कर देंगे? आयतन इंटू घनत्व।
द्रव्यमान बराबर क्या होता है, आयतन इंटू घनत्व। तो इसका आयतन तो कितना हो जाएगा, 4/3 पाई r माइनस डी का क्यूब, और घनत्व ये रहा कैपिटल M बट्टे में 4/3 पाई r क्यूब। देन यहां से m डेस कितना मिल जाएगा, 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल, r माइनस डी बट्टे में r का क्यूब इंटू में m, ये हमें m डेस प्राप्त हो गया है। ओके, अब m डेस व स्मॉल m के मध्य बल, तो बल तो क्या है, फॉर्मूला F बराबर कैपिटल G m डेस बट्टे में m बट्टे में r माइनस डी का होल स्क्वायर, तो कैपिटल G स्मॉल m बट्टे में r माइनस डी का होल स्क्वायर, ये आ गया। m डेस कितना है, r माइनस डी का क्यूब बट्टे में r क्यूब इंटू में कैपिटल M। तो देखिए यहां से जो कुछ कट पिट रहा है उसे काट पीट देते हैं, इसकी 2 घात सीधी सीधी कट गई, सीधी सीधी 2 घात कट गई है हमारे पास में से। तो यहां से देखिए क्या मिल जाएगा हमें, F बराबर mg होता है। तो यहां से g बराबर, देखो मैंने एक आपको बल का फॉर्मूला भी बताया, तो बल का फॉर्मूला ये आ गया हमारे पास में। तो यहां से हम g का मान, वैसे मैं स्मॉल g का मान सीधा भी पुट कर सकता था कैपिटल G कैपिटल M बट्टे में r स्क्वायर वाले फॉर्मूले से, बट ये ज्यादा बेटर है। तो स्मॉल g क्या हो जाएगा, यहां से m से तो स्मॉल m कट जाएगा, देन यहां पर हमें कितना मिल जाएगा, कैपिटल G कैपिटल M r माइनस डी का r माइनस डी बट्टे में ये आ गया हमारे पास में r का क्यूब, और ये d गहराई के ऊपर है, कितनी गहराई पर है, d गहराई पर। तो इसलिए मैंने यहां पर GD पुट कर दिया है, क्या पुट कर दिया हमने, GD। ओके, पृथ्वी की सतह पर हम जानते ही हैं, पृथ्वी की सतह के ऊपर हम स्मॉल g जानते हैं, गुरुत्वीय त्वरण जानते हैं, हमने निकाल लिया है, देख लिया है इस वीडियो के शुरू में ही। स्मॉल g बराबर कैपिटल G कैपिटल M बट्टे में r स्क्वायर, देन यहां से GD अपॉन में g क्या आ जाएगा, कैपिटल G कैपिटल M बट्टे में r का क्यूब इंटू में r माइनस डी अपॉन कैपिटल G कैपिटल M बट्टे में r स्क्वायर। तो देखो यहां से r स्क्वायर से r स्क्वायर कट गया, कैपिटल GM से कैपिटल GM कट गया, तो GD बराबर क्या आ गया, G इंटू में r का भाग लगाएंगे तो 1 माइनस डी बाई आर, ये आ गया। GD बराबर क्या मिल चुका है, G इंटू में 1 माइनस डी बाई आर। ओके, तो देखो यहां से क्या निष्कर्ष निकल रहा है, ये 1 में से कुछ राशि घट रही है, 1 में से कुछ राशि घट रही है, इसका मतलब क्या हुआ, G का मान कम हो रहा है। G का मान क्या हो रहा है, गहराई के साथ में डिक्रीज हो रहा है, कम हो। ओके, तो पृथ्वी की सतह से यदि हम नीचे की ओर जाएंगे, गहराई पर जाएंगे, तो G के मान में कमी आएगी, गुरुत्वीय त्वरण घटता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। ओके, तो यहां तक आपको समझ में आ जाना चाहिए। G के मान में गहराई के साथ में और ऊंचाई के साथ में परिवर्तन होता है, लेकिन ऊंचाई के साथ में G के मान में दुगुनी दर से परिवर्तन होता है, गहराई के साथ में जो परिवर्तन हो रहा है उससे दुगुनी दर से परिवर्तन होता है। ओके, यहां पर भी हम इसमें G के मान में परिवर्तन देख लेते हैं, इसमें भिन्नात्मक परिवर्तन और प्रतिशत परिवर्तन देख लेते हैं। चलिए, G माइनस GD, तो डेल्टा G प्राप्त हो जाएगा, G माइनस GD क्या हो जाएगा, DG बट्टे में R, साथ में डेल्टा G अपॉन में G क्या हो जाएगा, D बट्टे में R, और प्रतिशत परिवर्तन क्या आ जाएगा, गुणा में 100%, देन हमें D बाई R इंटू में 100% प्राप्त हो जाएंगे। इस तरीके से हम फॉर्मूले हमने क्रिएट कर दिए हैं, इनका हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते समय प्रयोग
करते हैं विद्यार्थियों। अब हमने 3 पार्ट देख लिए हैं। पृथ्वी के आकार के कारण से जी में परिवर्तन, ऊंचाई के साथ में और गहराई के साथ में। अब हम देखेंगे कि पृथ्वी जब घूर्णन गति करती है तो उस घूर्णन गति के कारण से एक आभासी बल यहां पर काम करेगा कि जब कोई निकाय निर्देश तंत्र खुद ही गति करता है तो उस निकाय में मौजूद जो पिंड है उस पर एक आभासी बल काम करता है, और घूर्णन गति में जो आभासी बल होता है वो अपकेंद्रीय बल होता है, और उस अपकेंद्रीय बल के कारण से जी के मान में परिवर्तन आ जाता है। कितना परिवर्तन आ जाता है वो अब यहां पर हम देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। विद्यार्थियों, अब हम पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण से जी के मान में होने वाले परिवर्तन के बारे में यहां पर हम अध्ययन करेंगे। हम आपको बता दें कि पृथ्वी एक निर्देश तंत्र है और इसे घूर्णी निर्देश तंत्र है, और घूर्णी निर्देश तंत्र में रखी वस्तु के ऊपर एक आभासी बल काम करता है, उसे हम अपकेंद्रीय बल कहते हैं। और जो पिंड है जिस वृत्ताकार पथ में वो घूम रहा है उस वृत्ताकार पथ की जो अक्ष है उससे दूर की ओर आभासी बल काम करेगा। बल का जो परिमाण है वो अभिकेंद्रीय बल के समान ही होगा, लेकिन डायरेक्शन वृत्ताकार पथ के केंद्र से दूर की ओर होती है। ओके, चलिए समझ लेते हैं इन सब चीजों को। ये पृथ्वी है। ओके, ये इसकी घूर्णन अक्ष है। इस अक्ष के रेस्पेक्ट ये ओमेगा कोणीय वेग से घूर्णन गति कर रहा है। ये इसकी विषुवत रेखीय तल है। ओके, यहां पर एक बार डायग्राम को समझें कि हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, स्वयं की अक्ष पर घूर्णन गति करती है। तो पृथ्वी के पृष्ठ पर रखे पिंड पर एक आभासी बल काम करता है, अपकेंद्रीय बल काम करता है। मान लेते हैं कि पृथ्वी की जो देखिए अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में भी थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर दूं कि देशांतर रेखाएं इसके ऊर्ध्वाधर तल को विभाजित करती है। जो ग्रीनविच रेखा है उससे देशांतर रेखाएं पूर्वी दिशा में और पश्चिमी दिशाओं में, दोनों दिशाओं में चलती है। पूर्वी दिशा में ये 0 से स्टार्ट हो रही है और 180 तक, ठीक है, और पश्चिमी दिशा में भी 0 से स्टार्ट हो रही है और 180 डिग्री तक। तो देशांतर रेखाएं 0 से 180 के बीच में होती है। ओके, और एक होती है अक्षांश रेखाएं। तो अक्षांश रेखाएं क्या है, 0 से ऐसे चलती है, ऐसे कि ये है मतलब भूमध्य तल, और भूमध्य तल से किसी एंगल पर, फिर एंगल पर ऐसे होते 90 डिग्री तक चलती है। ये अक्षांश रेखाएं 2 प्रकार की, उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश। ये थोड़ी भूगोल की बातें हैं, इनको आपको समझना है। और हम यहाँ पर किसी वस्तु को रखेंगे उत्तरी गोलार्ध में लैम्ब्डा अक्षांश पर। ओके, तो यहां से हमने वस्तु को रख दिया इस बिंदु के ऊपर। ये जो बिंदु है इसको मैं कह दूं P। इस वस्तु का जो द्रव्यमान है वो है स्मॉल m। पृथ्वी की जो त्रिज्या है, ये पृथ्वी की त्रिज्या है जो कि कितनी है, कैपिटल R, और लैम्ब्डा अक्षांश पर हमने वस्तु को रखा है। ओके, अब देखिए इस वस्तु के ऊपर बल काम कर रहा है इधर, mg इस पृथ्वी के केंद्र की ओर काम करता है। किधर काम कर रहा है, पृथ्वी के केंद्र की ओर। ओमेगा कोणीय वेग से पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। अब देखिए इस अक्ष के रेस्पेक्ट ये ऐसे घूम रही है, तो इस अक्ष के रेस्पेक्ट ये जो पिंड है वो वृत्ताकार पथ में चक्कर लगा रहा है। इस वृत्ताकार पथ की जो रेडियस है, ऐसे पथ पर चक्कर लगा रहा है, इसकी रेडियस में स्मॉल r कंसीडर कर लूं। कितनी रेडियस कंसीडर कर ली हमने, स्मॉल r। तो स्मॉल r त्रिज्या की वृत्ताकार पथ पर ये चक्कर लगा रहा है। तो इस पिंड पर इस घूर्णनक से दूर की ओर एक अपकेंद्रीय बल यहां पर काम करेगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसे हम कहते हैं mv² बट्टे में r। अभिकेंद्रीय बल के परिमाण के बराबर होता है, लेकिन घूर्णनक से दूर की ओर इसकी डायरेक्शन होती है। m ओमेगा स्क्वायर r भी हम पुट कर सकते हैं।
m ओमेगा स्क्वायर r भी इसको लिखा जा सकता है। तो देखिए यहां पर दो बल काम कर रहे हैं, एक ये, और परिणामी इनका जो बल होगा वो इस डायरेक्शन में काम करेगा, एम जी लेमड़ा। लेमड़ा अक्षांश के ऊपर जो गुरुत्वीय त्वरण है वो जी लेमड़ा। देखो ये जो एंगल है वो 100 मतलब 90 से ज्यादा होता है, इसलिए जी के मान में कमी आ जाती है। जी के मान में क्या आ जाएगी? कमी आएगी। ओके, फिर देखें यहां से इसको समझे, मैं आपको थोड़ा सा इस तरीके से समझाता हूं कि ये जो एफ सी है इसका इस डायरेक्शन में जो घटक है ये एंगल भी कितना होगा? ये एंगल भी लेमड़ा ही होगा। तो इसका इस डायरेक्शन में घटक क्या हो जाएगा? एफ सी कोस लेमड़ा हो जाएगा, एफ सी कोस लेमड़ा। ओके, तो ये जो एफ सी है इसकी वैल्यू कितनी है? एम ओमेगा स्क्वायर आर कोस लेमड़ा, ये आ गया हमारे पास में एफ सी की वैल्यू। ओके, तो मैं यहां पर बात करता हूं कि जो बिंदु P है उस पर रखे पिंड पर लगने वाला कुल बल, इसे हम आभासी बल कह रहे हैं। तो देखिए ध्यान देना, बिंदु P पर रखे पिंड जिसका द्रव्यमान स्मॉल m है पर लगने वाला आभासी बल, इसको आपको समझना है। आभासी बल हमें मिल जाएगा एम जी लेमड़ा, जो कि किसके बराबर होगा? देखो ध्यान देना, एम जी लेमड़ा टोटल परिणामी बल लिख रहा हूं मैं केंद्र की ओर, तो एम जी नीचे माइनस में क्या कमी हो रही है? ऊपर वाले बल की कमी हो रही है। एफ सी कोस लेमड़ा कह दो या एम ओमेगा स्क्वायर आर कोस लेमड़ा कह दीजिए। एम सब में से कट जाएगा, तो जी लेमड़ा बराबर जी माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब देखिए मैं इस स्मॉल आर की वैल्यू इस ट्राइंगल से फाइंड आउट करूंगा। ये हमारे पास में एक ट्राइंगल है, इसकी रेडियस है, इस वृत्ताकार पथ की रेडियस स्मॉल आर, पृथ्वी की त्रिज्या कैपिटल आर, ये एंगल लेमड़ा, तो ये एंगल भी लेमड़ा। तो कोस लेमड़ा बराबर देखिए आधार बट्टे में काट, तो स्मॉल आर बराबर क्या आ गया? आर कोस लेमड़ा आ गया, आर कोस लेमड़ा। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे? आर कोस लेमड़ा, तो कोस स्क्वायर लेमड़ा हो गया। तो ये आ गया हमारे पास में लेमड़ा अक्षांश के ऊपर गुरुत्वीय त्वरण का मान, जी लेमड़ा बराबर जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कोस स्क्वायर लेमड़ा। तो देखिए यहां पर जैसे जैसे अक्षांश लेमड़ा की वैल्यू बढ़ेगी जी के मान में कमी आती चली जाएगी, जी के मान में कमी आती चली जाती है। ओके, कम हो रहा है, समझ में आ गई बात? चलिए देख लेते हैं क्या है। एक बार देखेंगे कि बात करता हूं मैं भूमध्य रेखा पर लेमड़ा का मान कितना? 0। भूमध्य रेखा पर लेमड़ा का मान कितना? 0। अभी तो जी भूमध्य पर, तो जी भूमध्य पर क्या हो जाएगा? जी माइनस, देखो लेमड़ा का मान 0, तो कोस 0 का मान कितना होता है? 1, तो जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, ये हो गया हमारे पास में। तो जी के मान में कमी आ रही है, ओमेगा स्क्वायर आर इतना कम है। अब फिर मैं बात करूंगा ध्रुवों पर, तो ध्रुवों पर लेमड़ा कितना हो जाता है? 90 डिग्री। तो जी ध्रुवों के ऊपर कितना होगा? देखो ध्यान देना, जी क्योंकि कोस 90 का मान हो जाता है 0, तो जी का मान जी के बराबर ही होगा। तो ध्रुवों पर ज्यादा होगा और भूमध्य रेखा पर मान क्या होगा? कम होगा। ये क्लियर हो जाना चाहिए, ये फॉर्मूला भी आपको डायरेक्ट ध्यान में रखना है। अब विद्यार्थी देखो मेरी बात सुनना कि कई बार हमें ये पूछा जाता है कि पृथ्वी का कोणीय वेग कितना गुना बढ़ा दिया जाए कि भूमध्य रेखा पर वस्तु भारहीनता की स्थिति में आ जाए, या ऐसे भी पूछा जाता है कि आवर्तकाल क्या कर दिया जाए, आवर्तकाल में क्या परिवर्तन करें कि भूमध्य रेखा पर वस्तु भारहीनता की स्थिति में आ जाए। तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे,
भारहीनता का मतलब है कि वस्तु पर लगने वाला जो कुल बल है वो 0 है, प्रतिक्रिया उसकी शून्य हो रही है। क्योंकि कुल बल, वस्तु के द्वारा कोई बल नहीं लगाया जा रहा, इट मीन्स उसकी उस पर कोई प्रतिक्रिया बल काम नहीं करा। जैसे यहां पर कोई वस्तु रखी हुई है तो इस पृथ्वी के ऊपर ये बल लगा रही है, पृथ्वी उसके ऊपर प्रतिक्रिया बल लगाती है। यदि प्रतिक्रिया बल शून्य हो गया तो वस्तु के ऊपर लगने वाला बल क्या हो गया है, शून्य हो गया। तो इन चीजों को हम आगे क्लियर भी करेंगे, लेकिन यहां पर भी क्लियर कर लीजिए कि जब पृथ्वी घूम रही है तो इसके ऊपर आभासी बल काम करेगा। जैसे ये बल काम करा दूर की ओर, तो एक स्थिति ऐसी आ जाएगी यदि बहुत ओमेगा का मान बढ़ाते जाएं तो ऊपर की ओर लगने वाला, मतलब ये जो आभासी बल है वो इतना काम करेगा कि ये नीचे की ओर mg और ऊपर की ओर fc कोस लेमड़ा दोनों बराबर हो जाएंगे, और जो वस्तु है उस पर लगने वाला कुल बल 0 हो जाएगा। उस स्थिति में उस वस्तु को हम भारहीनता की स्थिति में कहेंगे। भारहीनता की स्थिति का मतलब क्या है मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूंगा, आगे भी चलकर हम क्लियर करेंगे। वैसे तो यहां पर भी थोड़ा सा समझें कि जैसे पृथ्वी के ऊपर वस्तु रखी हुई है तो उस वस्तु के ऊपर एक बल काम कर रहा है, ये वस्तु रखी हुई, इधर क्या लग रहा है mg, तो इस पृथ्वी के द्वारा वस्तु के ऊपर क्या काम करता है, r। क्या काम करता है, r काम करता है। ये जो प्रतिक्रिया बल है, प्रतिक्रिया बल, तो वस्तु पर जब बल लगेगा तभी तो काम करेगा, mg नीचे तो उतना ही ऊपर, तभी तो काम करेगा। अब जैसे मान लीजिए कि ये जो वस्तु है इस पृथ्वी के ऊपर कोई बल ही नहीं लगा रही, कोई बल काम नहीं कर रहा, मतलब इस तरीके से है कि ऊपर नीचे लगने वाला बल यहां पर कोई बल नहीं लगा रही, तो प्रतिक्रिया बल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस स्थिति को हम कहते हैं भारहीनता, वेटलेसनेस, भारहीनता की स्थिति कहते हैं। तो भारहीनता की स्थिति का मतलब हो गया कि वस्तु के ऊपर कोई प्रतिक्रिया बल काम नहीं कर रहा, या हम कह सकते हैं वस्तु पर लगने वाला कुल बल 0 है। देखो वैसे एक्चुअल में तो ये होता है कि कोई प्रतिक्रिया बल काम नहीं कर रहा, तो इसका मतलब यहां पर यह है कि जो वस्तु के ऊपर लगने वाला जो कुल बल है वो 0 हो रहा है। ठीक है, तो मैं यहां पर बात करता हूं भूमध्य रेखा पर। कौन सी रेखा पर हम भारहीनता की स्थिति की बात कर रहे हैं, देखिए समझेंगे। भूमध्य रेखा पर, भूमध्य रेखा पर, तो भूमध्य रेखा के ऊपर हमारे पास में जी का मान ये है, जी का मान ये रहा, और भारहीनता की स्थिति में क्या हो जाएगा, भारहीनता की स्थिति में प्रतिक्रिया बल 0। प्रतिक्रिया बल 0 होने का मतलब क्या हो गया है, ये जो जी भूमध्य रेखा पर हम लिख रहे हैं ये 0 हो जाएगा, ये 0। तो जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कितना हो जाएगा, 0। जैसे हमने कोणीय वेग ओमेगा कर दिया, इस ओमेगा का मान क्या है, चलिए इसको ओमेगा डेस कर देता हूं मैं। क्या कर दिया मैंने, पहले ओमेगा था, इसको हमने पृथ्वी को इतना घुमाया कि इस पर जो अपकेंद्रीय बल है वो इतना कर दिया कि गुरुत्वीय बल और अपकेंद्रीय बल बराबर, और वस्तु पर लगने वाला कुल बल 0, और वस्तु का जो वस्तु पर लगने वाला प्रतिक्रिया बल भी 0। ओके, तो उस स्थिति में क्या आ जाएगा हमारे पास में, ओमेगा डेस का स्क्वायर इंटू आर बराबर आ जाएगा जी, और ओमेगा डेस बराबर आ जाएगा जी बट्टे में आर का अंडररूट, जी बट्टे में आर का अंडररूट, ये आ जाएगा। ओके, तो ये जो कोणीय वेग है मैं आपको बताऊं कि कोणीय वेग है वो पृथ्वी के साधारण कोणीय वेग से 17 गुना हो जाएगा। कितना गुना हो जाएगा, अब ये जो कोणीय वेग है वो 1.25 इंटू 10⁻³ इंटू रेडियन पर सेकेंड हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1.25 गुणा 10⁻³ रेडियन पर सेकेंड, 1.25 गुणा 10⁻³ रेडियन प्रति सेकेंड हो जाएगा। ओके, तो 17 गुणा क्या हो गया है, आप यदि इसका कोणीय वेग 17 गुणा बढ़ा देते हैं, पृथ्वी की जो घूर्णन की स्पीड है वो 17 गुणा तेज घूर्णन गति करने लग जाए, तो इसकी भूमध्य रेखा पर रखी वस्तु भारहीनता की स्थिति में आ जाती है। यदि आप वस्तु को वहां पर इस स्थिति में छोड़ देंगे तो वो हवा में ऐसे ही उड़ने लगेगी। आपने कुछ वीडियो देखे होंगे, जैसे सैटेलाइट के ऊपर जो सैटेलाइट के अंदर जो वीडियो बनाते हैं
जो अंतरिक्ष के अंदर है उसमें वीडियो आपने देखे होंगे, वहां पर भारहीनता की स्थिति होती है और पानी की बूंद भी ऐसे है तो वो हवा में उड़ रही होती है। आप YouTube पर वीडियो सर्च कर सकते हैं, वहां पर जाकर देख सकते हैं, सुनीता विलियम्स के वीडियो देख सकते हैं, वो भारहीनता की स्थिति वाले वीडियो आपको मिल जाएंगे। विद्यार्थियों, यदि हम कोणीय वेग तो 17 गुना बढ़ा देते हैं तो आवर्तकाल है वो पृथ्वी का जो पूरा एक चक्कर लगाने में जो लगा समय है वो घट जाएगा। लगाए जाने वाला जो समय है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। उस स्थिति में देखें ओमेगा डेस बराबर 2 पाई अपॉन में टी डेस, और जब टी डेस का आप मान ज्ञात करेंगे तो 5026 सेकंड मिलेगा, 1.4 घंटा मिलेगा। और देखिए ये पृथ्वी का जो साधारण आवर्तकाल होता है 24 घंटा, पृथ्वी कितने घंटे में घूमती है अपनी स्वयं की अक्ष पर, 24 घंटे में घूमती है, तो वो अब घूम रही है T/17 घंटा, मतलब 24/17 घंटे में ही घूम रही है। ओके, तो 1.4 घंटा कह सकते हैं, 5026 सेकंड कह सकते हैं। जब पृथ्वी का घूर्णन काल 5026 सेकंड रह जाता है तो उसकी भूमध्य रेखा पर रखी वस्तु भारहीनता की स्थिति में आ जाएगी। ओके, तो ये हमने जी में कुछ परिवर्तन देखे, समझे। अब मैं कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन ले लेता हूँ। वही न्यूमेरिकल क्वेश्चन हमने चूज किए हैं जो हमें बेटर लगे, जो अच्छे लगे, जिनसे आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाए, ये जो टॉपिक है वो और भी क्लियर हो जाए। चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, क्या है कि द्रव्यमान 500 ग्राम के पिंड को वेग 20 मीटर प्रति सेकंड से ऊपर की ओर फेंका जाता है। 20 सेकंड पश्चात यह पिंड ग्रह की सतह पर वापस आ जाता है, तो पिंड का ग्रह पर भार क्या होगा। देखिए भार का मतलब होता है mg, तो m हमें 500 ग्राम दे रखा है, g ज्ञात करना है, तो उस ग्रह के ऊपर गुरुत्व त्वरण कितना होगा वो हम ज्ञात करेंगे। हमें प्रारंभिक वेग ऊपर की ओर फेंका जा रहा है, उसका प्रारंभिक वेग दे रखा है, और पूरा अधिकतम ऊंचाई तक जाने में, वापस पृथ्वी तक आने में लगा समय दे रखा है। विद्यार्थियों, अधिकतम ऊंचाई तक जाने में लगा समय और अधिकतम ऊंचाई से पृथ्वी उस ग्रह तक आने में लगा समय सेम होता है, तो अधिकतम ऊंचाई तक जाने में लगा समय कितना हो जाएगा, 10 सेकंड हो जाएगा। अधिकतम ऊंचाई तक जाने में लगा समय, और वो हमें t बराबर 10 सेकंड दे रखा है। ओके, जो द्रव्यमान है वो हमें 500 ग्राम दे रखा है, प्रारंभिक वेग u हमें 20 मीटर प्रति सेकंड दे रखा है, अधिकतम ऊंचाई पर जो वेग है वो कितना है, 0। तो गति के प्रथम समीकरण से v बराबर u प्लस at, देन यहां से 0, u का मान कितना 20, a का मान तो हमें ज्ञात ही करना है, t का मान कितना है 10, तो a बराबर आ गया माइनस में 20/10 बराबर माइनस में 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए ये नीचे की ओर लग रहा है इसलिए माइनस में आया है। ओके, तो भार W बराबर होता है mg, m का मान है 0.5, g का मान 2, तो ये आ गया 1 मीटर पर सेकंड, 1 न्यूटन। ओके, भार कितना आया, 1 न्यूटन आया। यह आपको समझ में आ जाना चाहिए। ओके, अब देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है वो देखिए ऊपर ही ऊपर, कि यदि पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर g के मान में उतना ही परिवर्तन होता है जितना पृथ्वी की गहराई पर, अक्ष गहराई पर। क्वेश्चन समझ लीजिए, हम h ऊंचाई पर जा रहे हैं और अक्ष गहराई पर जा रहे हैं, तो g का मान हमें सेम मिलता है। g का मान हमें क्या मिलता है, सेम, यही कहा जा रहा है। यदि पृथ्वी की तल से h ऊंचाई पर g के मान में उतना ही परिवर्तन होता है जितना पृथ्वी के भीतर अक्ष गहराई पर। ओके, तो हमें क्या ज्ञात करना है, इस अक्ष और h के मध्य संबंध स्थापित करना है। ओके, ऑप्शन ऐसे दे रखे हैं, तो यहां पर आप ध्यान देंगे कि h ऊंचाई के ऊपर जो g का मान है वो कितना होता है। यहां पर हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि h है वो r e से काफी छोटा है,
और जी डी बराबर क्या होता है 1 माइनस डी बाई आर। क्वेश्चन में इन दोनों की वैल्यू इक्वल दे रखी है, देन यहां से क्या आ जाएगा जी 1 माइनस 2h बाई आर बराबर जी 1 माइनस अक्स बाई आर, क्योंकि डी का मान क्या दे रखा है, अक्स दे रखा है। जी से जी कैंसिल हो गया, 1 से 1 भी कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस भी कैंसिल हो गया, आर से आर भी कैंसिल हो गया, अक्स बराबर आ गया 2h। अक्स बराबर क्या आ गया 2h। देखिए मैंने कैसे कैंसिल किया वो समझ लेना आप, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि कृत्रिम उपग्रह में सरल लोलक का आवर्तकाल। देखिए विद्यार्थी, सरल लोलक का आवर्तकाल का जो फॉर्मूला है T बराबर 2 पाई अंडररूट में L अपॉन G होता है, यह फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले की व्युत्पत्ति हमने वैसे पहले चैप्टर में जब मात्रक विमा पढ़ी थी तो विमाओं के अनुप्रयोग में पढ़ ली थी। साथ में मैं आपको बता दूं कि कक्षा 11 के जब हम अंतिम टॉपिक पढ़ेंगे, दोलन गति पढ़ेंगे, तो वहां पर सरल लोलक का आवर्तकाल का फॉर्मूला फाइंड आउट करेंगे और T बराबर 2 पाई अंडररूट में L अपॉन G। तो यहां पर देखिए जो कृत्रिम उपग्रह है, कृत्रिम उपग्रह, उनके ऊपर भारहीनता की स्थिति होती है, G का मान 0 हो जाता है। G का मान कितना हो जाता है कृत्रिम उपग्रह पर 0, तो T बराबर क्या आ गया 2 पाई अंडररूट में L अपॉन में 0, मान आ गया अनंत। इसका मतलब है वो दोलन गति नहीं करेगा, उसको दोलन गति करने में कितना समय लग रहा है, अनंत समय लग रहा है। इट मीन्स वो दोलन गति कर ही नहीं रहा है, दोलन गति नहीं कर रहा विद्यार्थियों। यदि आप उसको इस तरीके से ले जाकर, जैसे ऐसे ले जाकर छोड़ देंगे ऐसे पड़ा रहेगा, ऐसे ले जाकर छोड़ देंगे ऐसे पड़ा रहेगा, दोलन गति नहीं करेगा, अनंत समय लग रहा है। कितना समय लग रहा है, अनंत लग रहा है। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण G, तब इसका मान पृथ्वी की त्रिज्या की दुगनी ऊंचाई पर क्या होगा। देखिए ऊंचाई वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, जी एच बराबर जी बट्टे में 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर। विद्यार्थियों मैंने ये वाला फॉर्मूला क्यों यूज में लिया, क्योंकि यहां पर जो हमें ऊंचाई दे रखी है वो पृथ्वी की त्रिज्या के पदों में दे रखी है, काफी ज्यादा दे रखी है कि पृथ्वी की त्रिज्या की क्या है दुगुनी, ऊंचाई कितनी है, तब इसका मान पृथ्वी की त्रिज्या की दुगुनी ऊंचाई पर क्या होगा। तो यहां से जी एच बराबर क्या आ गया, जी बट्टे में 1 प्लस 2 आर बट्टे में आर का होल स्क्वायर, जी बट्टे में 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर, जी बट्टे में 3 का होल स्क्वायर, तो 9। तो जी एच बराबर क्या आ जाएगा, जी बट्टा 9 आ जाएगा, जी बट्टा 9। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि दो ग्रहों की त्रिज्याएं क्रमशः R1 तथा R2 है तथा उनके घनत्व ρ1 तथा ρ2 है, तो इनकी सतहों पर गुरुत्वीय त्वरणों का अनुपात। देखिए गुरुत्वीय त्वरण को हमने क्या पढ़ा है, ये वाला फॉर्मूला पढ़ा है, कैपिटल जी कैपिटल एम बट्टे में आर स्क्वायर। तो देखिए ये जो कैपिटल एम है इसे हम आयतन इंटू घनत्व लिख सकते हैं, ये लिखा जा सकता है। तो यहां से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो फॉर्मूला क्या है 4/3 पाई कैपिटल जी आर रो, ये आ गया। हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ध्यान देना कि त्रिज्याएं R1 R2 है, घनत्व है ρ1 ρ2 है, तो इनकी सतहों पर तो G1 बराबर G1 अपॉन G2 बराबर क्या आ जाएगा 4/3 पाई कैपिटल G R1 ρ1 बट्टा 4/3 पाई G R2 ρ2, सब कुछ कट जाएगा, R1 ρ1 बट्टे में R2 ρ2 रह जाएगा। तो यही आएगा विद्यार्थियों इसका आंसर। तो विद्यार्थी ये थे कुछ क्वेश्चन, थोड़े से क्वेश्चन और लेते हैं, एक दो क्वेश्चन हम यहाँ पर और शामिल कर लेते हैं। एक क्वेश्चन देखिए मैं आपको पढ़कर सुना देता हूं, समझना क्या है क्वेश्चन कि यदि पृथ्वी अपनी वर्तमान गति के अधिक मान से गति करने लगे तो किसी वस्तु का भार
कि जिस कोणीय वेग से गति कर रही है, यदि उसका कोणीय वेग बढ़ जाए, कोणीय वेग क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो देखिए हमने घूर्णन के कारण से जी के मान में परिवर्तन देखा। तो जब पृथ्वी घूर्णन गति करती है तो जो लैम्ब्डा है अक्षांश के ऊपर जी का मान ये होता है ओमेगा स्क्वायर आर कोस स्क्वायर लैम्ब्डा। तो देखिए जैसे ही ओमेगा इंक्रीज होता है, क्या इंक्रीज होता है, ओमेगा, तो जी लैम्ब्डा का मान घटेगा, जी लैम्ब्डा का मान घटेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ध्रुवों पर इसका मान क्या होगा, ध्रुवों पर तो जी कोस लैम्ब्डा 0 हो जाएगा और ध्रुवों के ऊपर जी 90 डिग्री के ऊपर ध्रुवों पर तो जी के मान में कोई बदलाव नहीं आएगा, जी के मान में कोई बदलाव नहीं आएगा। लेकिन भूमध्य रेखा पर मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो देखो ऑप्शन देखना एक बार, पहले फिर से मैं क्वेश्चन को पढ़कर सुना रहा हूं, ध्यानपूर्वक सुनना कि यदि पृथ्वी अपनी वर्तमान गति के अधिक मान से गति करने लगे तो किसी वस्तु का भार, ऑप्शन ए है विषुवत रेखा पर बढ़ जाएगा। क्या विषुवत रेखा पर भार बढ़ जाएगा, नहीं, विषुवत रेखा पर तो घट जाएगा, जबकि ध्रुवों पर अपरिवर्तित रहेगा। तो ऑप्शन बी है कि विषुवत रेखा पर कम हो जाएगा, बिल्कुल सही है, जबकि ध्रुवों पर अपरिवर्तित रहेगा, यह भी सही है। तो यही ऑप्शन सही होने वाला है। यदि पृथ्वी का कोणीय वेग बढ़ जाता है तो विषुवत रेखा पर भार कम हो जाएगा, जबकि ध्रुवों के ऊपर अपरिवर्तित रहता है। एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, इन क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन यहां पर देख लेते हैं कि चंद्रमा की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या का 1/4 भाग है और इसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/80 भाग है। यदि पृथ्वी के तल पर गुरुत्वीय त्वरण g है तो चंद्रमा के तल पर क्या होगा। देखिए विद्यार्थियों, पृथ्वी के तल पर जो g का मान होता है वो कैपिटल G कैपिटल M बट्टे में r² होता है। ये तो कहां पर है, पृथ्वी के पृष्ठ पर। फिर मैं बात करता हूं चंद्रमा पर, तो चंद्रमा पर जो गुरुत्वीय त्वरण है उसको मैं gm से पुट कर दूं, कैपिटल G सेम ही रहता है, मास ऑफ मून बट्टे में रेडियस ऑफ मून। अब यहां पर आप देखें जो द्रव्यमान है वो पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/80 भाग है, तो m है वो m बट्टे में 80 है, m बट्टे में 80। और जो रेडियस है वो पृथ्वी की रेडियस की 1/4 है, तो रेडियस rm है, तो पृथ्वी की रेडियस का 1/4, तो ये r/4 हो गया, इसका स्क्वायर हो गया। तो देखिए हमें क्या मिलेगा, gm बराबर कैपिटल G कैपिटल M बट्टे में r² इंटू में आ गया 16 बट्टे में 80, तो ये आ गया हमारे पास में G, तो G बट्टे में 5 आ गया। ये आंसर मिल गया हमें कि पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 5वां हिस्सा रह जाएगा, जो आंकड़े दिए हुए हैं उसके हिसाब से। वैसे पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण G है, तो चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण जो वास्तव में है वो G/6 है, पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 6वां हिस्सा है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या आ रहा है, 5वां हिस्सा आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि एक पिंड का पृथ्वी तल पर भार 72 न्यूटन है और पृथ्वी तल से r/2 ऊंचाई पर इसका भार क्या होगा। देखिए पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी की सतह पर जो भार है mg वो हमें क्वेश्चन में दे रखा है 72 न्यूटन। पृथ्वी तल से r/2 ऊंचाई पर g के मान में क्या परिवर्तन, जब g है तो mg है वो है 72 न्यूटन, पृथ्वी तल से r/2 ऊंचाई पर, तो मैं यहां पर h बराबर r/2 ऊंचाई पर g का मान क्या हो जाएगा, ध्यान देना, g बट्टे में 1 प्लस h/r का होल स्क्वायर, तो g बट्टे में 1 प्लस h का जो मान है वो है r/2, तो r/2 ये हो गया। यहां से हमें क्या मिल जाएगा, gh बराबर g
आर से आर कैंसिल हो गया, 1 प्लस हाफ, तो ये आ गया 3/2 का स्क्वायर। तो यहां से ये 4 ऊपर आ गया, 9 आ गया नीचे, इंटू में जी। तो जी एच है वो 4/9 जी है। तो r/2 ऊंचाई पर, r/2 ऊंचाई पर भार क्या हो जाएगा, भार w डैश से लिख दूं, एम जी एच से लिख दूं। जो एम जी है, जी एच है वो 4/9 जी के इक्वल है। तो w डैश बराबर क्या आ गया, 4/9 इंटू एम जी, तो 4/9 इंटू 72, तो ये आ गया 8। तो ये आ गया 32 न्यूटन। कितना आ गया, 32 न्यूटन आ गया है, 32 न्यूटन आ गया है। तो विद्यार्थियों ये थे कुछ क्वेश्चंस जो कि गुरुत्वीय त्वरण पर आधारित थे। विद्यार्थियों ये आज का हमारा वीडियो पूरी तरह से गुरुत्वीय त्वरण पर आधारित था, जिसमें हमने गुरुत्वीय त्वरण की डेफिनेशन, साथ में गुरुत्वीय त्वरण का फॉर्मूला और जी के मान में किस तरीके से परिवर्तन आता है वो हमने चारों स्थितियां स्पष्ट की। उन पर आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देखें, समझे, जाने। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। उसमें हम बात करेंगे गुरुत्वीय क्षेत्र, गुरुत्वीय विभव और गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के बारे में। तो अगला जो हमारा वीडियो होगा वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होगा, और जो गुरुत्वीय बल है या हम गुरुत्वाकर्षण कहें तो उससे रिलेटेड काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।